जो चैप्टर देखने वाले हैं वो चैप्टर है आपका 12 चैप्टर है, ठीक है। और क्लास कौन सी है? तो क्लास आपकी 7 की साइंस की ये चैप्टर है और 12 चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का जो नाम है तो आप देख रहे हैं कि वन और हमारी जीवन रेखा, यानी वन हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है आप बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक समय बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क गया, ठीक है। और जैसे बच्चे जाते हैं उसी तरह से ये क्लास 7 का भी स्टूडेंट है। उसने उसका परिचय जो है अपने मित्रों से कराया, किसने? एक बूढ़े व्यक्ति का, ठीक है। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका नाम क्या था? प्रोफेसर थे। और वो अहमद विश्वविद्यालय में जो थे वो क्या था कि उनका नाम ही था क्या? अहमद नाम था, प्रोफेसर अहमद। और वो कार्यरत कहाँ थे? तो यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में, ठीक है। देखते हैं बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए और वे थके हुए थे, ठीक है, बहुत थक गए थे। क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी, ठीक है। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आके बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे, जैसे सारे बच्चों को इंटरेस्ट होता है ना, सेम वैसे ही इन बच्चों को भी था। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर के बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की, यानी किस तरह से किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर जो पढ़े लिखे हैं फिर भी उनको वो जॉब नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार है, या फिर बहुत सारे जो है वो पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन जॉब कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की समस्या है। वो एजुकेशन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत सारे आप देखेंगे कि हम आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं, तो वो जो भी समस्या है तो उस पर बेरोजगारी की ये बात कर रहे थे। शहर के ठीक बाहर स्थित वन क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई, ठीक है। यानी बाहर वन क्षेत्र को सफाई की करके, मतलब वहाँ से वन हटा दिया जाएगा और क्या लगाया जाएगा? कारखाना। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या की नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। और बच्चों की बहुत आश्चर्य हुआ कि जब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव को विरोध किया है, ठीक है। तो बच्चे सोचने लगे लेकिन विरोध किया क्यों जा रहा है, क्योंकि वो तो छोटे हैं। यहाँ पे बताया कि प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े। फेफड़े जिस तरह से हमारे लिए हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट, उसी तरह वन भी हमारे लिए। बोला जाता है ना, प्रकृति का फेफड़ा कौन है? तो वन है, ठीक है। इसलिए इन्हें हरे पेड़ के फेफड़े भी कहा जाता था। किसको? तो वनों को। वल जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए और प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है, ठीक है। वो बच्चे कभी वन ही नहीं देखे थे। वन जो है, बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे और उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने की इच्छा निश्चय किया, ठीक है। अब हो जाएंगे बच्चे। वन भ्रमण की बात की जा रही, तो देखिए एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर के प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, ठीक है, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने जा रहा था। मतलब लड़का का नाम क्या था? टीबू था। वो लोग कहाँ जा रहे थे? जो गाय भैंस थे या जो भी थे, मतलब जो भी वो मवेशी वो पालते होंगे, सभी को लेके जा रहे थे। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा है। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर वो निकल गई, ठीक है। चाची भी साथ में थी। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं की परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब वो नहीं चाहता कि जानवरों को परेशानी हो, ठीक है। देखिए फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा भरा आवरण सा बना दिया था, ठीक है।
आवरण जो था, जो मतलब वन का जो ऊपर वाला एरिया था, देखिए ये जो है वन देख रहे हैं आप, देखिए जब पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वन का दृश्य है इस तरह का। देखिए ये देख रहे हैं, बहुत सारे जानवर है जो जंगलों में रहते हैं। हमें तो अपने गांव की याद आ जाती है। इसी तरह का थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत नहीं है बट इसी तरह का एरिया है। देखिए ये सब लंगूर, उसके बाद आपके वन में बंदर, ठीक है, भालू सब देख रहे हैं, खेल रहे हैं। उनका घर है तो वो खेलेंगे नहीं। देखिए समान रूप से नहीं हरा नहीं थे, ठीक है, यानी उन्होंने देखा कि जितने भी हैं वो समान रूप से हरे नहीं हैं। वहाँ पर वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो रहे थे। कौन? तो बच्चे। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों पर शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण वहाँ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए, जिससे वहाँ विश्राम कर रही पक्षी अशांत हो गए। और क्या हुआ कि जंतु अक्सर अन्य जंतुओं के सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं, यानी कोई आ गया है, सावधान हो जाओ, ठीक है। टिबू ने बताया कि सूकर यानी बराह या सुअर जो होता है, गौर जिसको बाइसन बोलते हैं, गीदड़ से ही हाथी जैसे जो है वो क्या है कि जंतु वन में अधिक सघन क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ज़्यादा जहाँ पे जंगल होता है वहाँ पे। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया, उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे खुखार जानवर हो सकते हैं, शेर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था ये चैप्टर वनों का आवाज़ जो हमने पढ़ा था, ये आपने देख लिया। चलिए, अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के आश्रय आवास प्रदान करते हैं, ठीक है। आश्रय भी देते हैं, रहने के लिए घर भी देते हैं, जंतुओं और पादपों दोनों को, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे नीम का पेड़ है, ये बांस है। बांस को भी एक क्या बोलते हैं? बांस को भी एक घास ही बोलते हैं, ठीक है। बांस को ये नीम है, ये क्या है? नीम का है पेड़, और ये क्या है आपका? घास है। घास क्या है? ये आपका जो बांस होता है ना, वो घास के कैटेगरी में होता है, ठीक है, बांस, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, पूरा आप पिक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा शीशम है, शेमल है, ये शीशम का पेड़ है, ये शीशम का पेड़ है, ठीक है ना। मेरा वो दिख नहीं रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये शीशम है, ये सेमल का पेड़ है लंबा सा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जाए, जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने शाल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। किसकी? तो ये मतलब वहाँ पे जो बच्चे थे, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है, ठीक है। तो टीबू ने सबको बताया, ठीक है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विषर्पी लताएं होती है, देखते नहीं है, जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह का पेड़ बना हुआ है, तो आप देखते होंगे कि इस तरह से ऐसे ऐसे बन के कुछ कुछ जब दूसरे भी पौधे चढ़ जाते हैं तो देखिएगा कि यहाँ से लटकता हुआ आएगा। तो ये क्या होती हैं? यहाँ पे विषर्पी लताएं, आरोही लताएं भी लिपटी होती है। वृक्षों की घनी पत्तियाँ के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था, ठीक है। ये हो गया। देखिए ये क्रियाकलाप है कि यहाँ पे जो भी हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बोला है, देखिए क्रियाकलाप में क्या बोल रहा है, तो अपने घर के विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाने के लिए बात की जा रही है जिन वनों से प्राप्त किया जाता है। तो टेबल, कुर्सी देखते हैं ना, उसके अलावा किचन का भी जो कलछी होता है, मतलब जो स्टेनलेस स्टील में जो नहीं लकड़ी का बना होता है, कांच से बनी अनेक वस्तु होती है, प्लाईवुड होता है, ईंधन की लकड़ी होती है, बक्से होते हैं। उसके अलावा कौन होता है? उसके अलावा जो है वो आपके क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम कि मतलब जितने भी लकड़ी की चीज़ें, फर्नीचर, तीलियाँ जो माचिस की बनी होती है ना, देखते हैं यहाँ फास्फोरस, लाल फास्फोरस लगे रहते हैं।
इसी तरह से आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का पानी और क्या है जंतुओं का चारा जिसको बोलते हैं, और औषधि पादप भी वनों से प्राप्त होता है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलती है, तो वनों से मिलती हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो कह रहा है कि शीला समझ नहीं पा रही है, एक लड़की का नाम शीला है, कि इन वृक्षों को किसने लगाया होगा, ठीक है। और लगाया किसने होगा, क्योंकि बच्चे तो मन के बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, तो ये वो सोच रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। प्रकृति अपने आप ही जो है वो अपना यूज़ कर लेती है बहुत सारे पेड़ों को। वन की भूमि उनके अंकुर और नवोद्भिद और पौधे में विकसित होने के अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है। यानी मिट्टी में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ देने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनमें से बहुत वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह बताया कि किसी वृक्ष का साक्षी भाग तने से ऊपर उठ जाता है और शिखर कहलाता है, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि वितान कैनोपी कहलाता, और ये क्या है कि वितान यानी कैनोपी कहते हैं। पादपों से यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे बोला पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर 12.1 को भरे और हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण बताना है आपको। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी है, इसी तरह का आपको बताना है जो भी ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि आप अपने आसपास के किसी वन या उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस कार्य से आप अपनी बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन पुस्तकों को आप देखिए उनकी विशेषताएं जैसे लंबाई, पत्तियां का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों की को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और माप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर 34 परतें बनी होती है, ठीक है। इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंचे घास की परतें होती है और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है, ठीक है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान होते हैं? बुजुर्ग ने कहा। प्रोफेसर अहमद ने बताया नहीं, विभिन्न। ये देखिए, ये जो है पेड़ का शिखर, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, शिखर। इसको अधोतल बोलते हैं, ठीक है। वन में वितान और इसके नीचे से के तल की बात की जा रही है, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि जलवायु परिस्थिति के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। यानी सारे में मतलब जंतु भी जो होते हैं वो अलग अलग आपके होते हैं वनों में। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के वृक्षों, पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे, ठीक है। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों का बीज और झाड़ियाँ चिपक गई, ठीक है। बच्चों की वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियां और वन भूमि पर सड़ गल रही हैं, ठीक है, चयमान हो रही है जिसको बोलते हैं। और पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और छायमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। छायमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे, ठीक है, जो मतलब सड़ रहे थे वो।
देखिए, बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियाँ एकत्रित कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा था कि क्या क्षयमान जो पदार्थ होते हैं क्या वो गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रकार का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी के ऊपर परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? अगला देखते। पहली ने पूछा, वन में इतना सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखानों के लिए बहुत वृक्षों को काट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, वन तो इतने सारे, पेड़ पौधे तो इतने सारे। प्रोफेसर अहमद जो थे वो बोलते हैं कि तुमने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा था है कि हरे पौधे किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। हमने देखा है सभी जंतु, चाहे वह शाक भक्षी हो अथवा मांस भक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जैसे देखिए, हिरन क्या है, हिरन पत्ते खाते हैं, लेकिन हिरन को भी तो कोई खाता है ना। अगर मान लीजिए पेड़ ही नहीं रहेगा तो हिरन जिंदा कैसे रहेगा? गाय है, हाथी है, तो ये सब क्या है, वो पौधे पे डिपेंड होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं जो जीव पादपों का भोजन करते हैं। उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए घास की कीटों द्वारा खाया जाता है। घास जो है वो कौन खाता है? कीट खाते हैं। ठीक है, और जिन्हें मेढक खा लेते हैं। और कीटों को कौन खाते हैं? तो मेढक। ठीक है, घास और आपका क्या है, मेढक आपका कीट हो गया। और कीट को कौन खाएगा? तो मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। ठीक है, देखे हैं आप लोग, या चूहा भी खा सकता होगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ क्या है कि मेढक को सर्प खा लेते हैं और इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी घास से शुरू होकर के कीट को मेढक ने खाया, मेढक को सर्प ने, और शेर को गरुड़ ने, काब जिसको बोलते हैं, चील भी उठा लेता है, होता है ना, ये लोग लड़ाई करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये जो है आपका ऑक्सीजन जो है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, फिर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। यानी पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उसके अलावा आप घटक जो नीचे गिर नहीं जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं जिससे एक पेड़ मतलब बड़ा होता है, पत्तियां आती है, फल लगते हैं। मृदा में तो पेड़ पौधे उगते ही हैं। उसके अलावा जल देखते हैं कि जड़ क्या है, कि जड़ जो है ज़मीन तक जाती है, लेकिन जड़ों को पानी अंदर से ही मिलता है ना, मिट्टी के अंदर से। तो उसी तरह से मतलब डिपेंडेंट है। अगला देखते हैं, इस तरह से देखिए, यहाँ पे देखते हैं, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। यानी वन में जो होती है हर एक तरह की क्या होती है, खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखला परस्पर संबंधित होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो वह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करते हैं। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक अथवा वन को अलग कर देते हैं तो इससे सभी प्रकार के घटक प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेस से देखने के लिए कहा। उन्हें 6 मन पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। ठीक है, उन्हें नन्हे कीटों यानी मिलीपीडो अर्थात जो है सहस्त्र पादपों जो है वो क्या है कि आपके मिलीपीडो यानी सहस्त्र पादपों यानी चींटी और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। ठीक है, उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वे जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव भी हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि जो भूमि जो आपका क्या है कि मृदा के भीतर रहते हैं,
पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य जो सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं, मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वे मृत पादपों और जंतु पुतकों को खाते हैं। कौन? मशरूम और जो छोटे छोटे जीव होते हैं, और उन्हें यह गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, बाद में वो गहरे रंग का हो जाता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, खाद टाइप का बन जाता है वो एक तरह का। आपको मृदा को कौन सी परत में ह्यूमस मिलती है, मृदा की इसकी उपयोगिता बताइए कि ह्यूमस क्यों मृदा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ देर से भूमि पर ह्यूमस की परत की खोज निकाला, और ह्यूमस की उपस्थिति यह निश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पदार्थों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा कि जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसको क्या होता है। टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, उसके अलावा कौवों, गिद्धों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। यानी जो जितने भी मृत जंतु होते हैं उनके ये कीट, कौवे देखते होंगे, गिद्धड़ वगैरह, कीट लोग क्या करते हैं, चींटी वगैरह जो होती है खाते हैं। ठीक है, उस पर चढ़ जाएंगे और फिर वो पूरी बॉडी को ख़त्म कर देते हैं, बाद में मिट्टी में मिला देते हैं और सिर्फ हड्डियाँ हो जाती हैं तो ज़मीन में रह जाती है, मिट्टी में। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, और वन में व्यर्थ कुछ जाता ही नहीं। देखिए, पहली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह समझाया था कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी पादप जो होते हैं, जंतुओं को जो ऑक्सीजन मिलता है, यानी जंतु क्या, हम भी ऑक्सीजन लेते तो कहाँ से मिलता है, तो पौधे से ही मिलता है। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। कौन? तो पेड़ पौधे। ठीक है, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहे जाते हैं। यानी जितना भी पॉल्यूशन वगैरह गाड़ी का व्हीकल होता है ना, तो आप देखिएगा कि जहाँ पेड़ नहीं रहता वहाँ का इन्वायरमेंट, वातावरण बहुत गर्म रहेगा, हवा नहीं रहेगा। देखिए, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो कितना भी गाड़ी चले, लेकिन अब देखिएगा कि थोड़ा ठंडक रहता है पेड़ पौधों की वजह से। आसमान में बादल बन रहे हैं, बूझों ने बताया, याद दिलाया कि उन्होंने कक्षा 6 में जो था वो क्या पढ़ा था, जल चक्र के बारे में क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए ये पादप है, पादप से क्या हुआ, पादप से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन के जंतु लिया, जंतु फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े तो पादपों को मिला। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन होता है। बारे में पढ़ा था। ठीक है, जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम हो जाती है तो जल चक्र प्रभावित होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे एक जल है, ठीक है, तो क्या होता है कि जल जो है तो वो गर्म होता है, तो आसमान में बादल बनते हैं। तो बादल बनने के लिए क्या चाहिए, पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो बादल तो बनते हैं, लेकिन बादल को अट्रैक्ट कौन करते हैं, तो यही पेड़ पौधे अट्रैक्ट करते हैं बारिश होने के लिए, जिसकी वजह से बारिश होते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है तो वहाँ पे बारिश की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, संख्या नहीं, मतलब मिलीमीटर में जो होते हैं तो ये ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपका जो यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र भी प्रभावित होती है, क्योंकि आपको अट्रैक्ट ही कौन करेगा, आपके पास तो पेड़ पौधा ही नहीं है, तो बादलों को, बारिश के लिए अट्रैक्ट कौन करेगा। टिब्बू ने बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का ही आवास नहीं, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं जो जनजाति कह जाता है। ठीक है, जिनका घर क्या है, जंगल ही है, वन ही है। ठीक है, टिब्बू ने बताया कि वे सब अपनी अधिकतर आवश्यकता के बलों पे निर्भर करते हैं, जैसे लकड़ी काटना, फिर से पेड़ पौधे का फल वगैरह लाना, या फिर शहद लाना, लकड़ी जलावन का यूज़ करना, जानवरों को चढ़ने के लिए भेजना, क्योंकि वो लोग जानवर बकरी वगैरह गाय वगैरह पालते हैं, उससे दूध निकालना। वन उन्हें भोजन, आश्रय, घर बनाते हैं वो लोग, लकड़ियों का, जल और औषधि भी मिलता है जिसको मार्केटों में बेच करके वो
थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं, उनका जीवन सुधर पाता है। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं, यानी पेड़ के अंदर जंगल में कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं। वो जो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था, उसने देखा कि हिरन का एक झुंड उससे कुछ ही दूरी पर क्या कर रहा था कि झरने को पार कर रहा था, ठीक है। कुछ ही पल में सभी हिरन झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और क्या करते हैं कि ये बोला जा रहा है कि सघन झाड़ियों और ऊंची पेड़ जो है वो आपका क्या है कि सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ देख लीजिए ये जो जानवर है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सारा कुछ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है जानवर है, फिर पानी बंदर भी है, पेड़ पौधे भी आप देख रहे होंगे, वन में हिरन भी है, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए, देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया, ठीक है। और अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने कुछ जो है वो क्या किया कि आपका उसने कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पक्षियों के आधार पर करते हैं, ठीक है। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर उनके भृग और कैटरपिलर पनप रहे थे, ठीक है। अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे, यानी नए भी निकल रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों से पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, ठीक है। यह सुनने के बाद बूझों ने अपने नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के देखिए, दीवार पर उगा हुआ पौधा है, ठीक है। दीवार है और दीवार पे उगा हुआ क्या है आपका पौधा है, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसे भी देखते हैं दीवार जो छत वगैरह होता है ना, साइड से निकल जाता है, कहीं कहीं मिट्टी जो रहती है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि मांस भक्षियों को भोजन की अधिक उपलब्धता और जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होती है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें जो है वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी, ठीक है। वन वितान की सबसे ऊपरी परत जो थी वो क्या है कि वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, ठीक है, यानी ऊपर वाला जो परत थी, अर्थात छोटी छोटी फुहारे से परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जो है आप देखते होंगे कि अधिकांश जो है
वो क्या होता है कि जल वृक्षों की शाखाएं पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे 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 गिर रहा था। ठीक है, उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। ठीक है, और लगभग आधे घंटे बाद वर्षा रुक गई और उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है। ठीक है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव नहीं दिखाई देता। यानी वन तो जो है वो नदियाँ वगैरह में या नाली से जो मतलब छोटी छोटी ज़मीन के अंदर चली जाती, नालियाँ तो नहीं होती जंगलों में, लेकिन फिर भी जो एब्जॉर्ब करने का सिस्टम होता है। ठीक है, बूझो मन ही मन में सोचता रहा कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर जाते। यानी हम लोग शहरों में जो देखते हैं वही वाली बच्चे भी सोच रहे। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे जो देख रहा है ना, यहाँ बारिश हो रही है, बारिश का ही चित्र है। ये जो है वर्षा का चित्र बनाया हुआ है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन हो रहा है। उसी तरह से संवृत वितान और क्या है कि वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम देती है। ठीक है, कम कर देती है। यहाँ पे बोल रहा है कि मूल तंत्र जल के भूमि में अवस्थापित होने में सहायक होती है। वम जल का स्तर बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती और भूमि में अवस्थापित हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि क्षयमान सामग्रियों से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ढका हुआ पूरा है ना, चलिए यहाँ देख रहे हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पूरा शहरों का पिक्चर है, गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं। यहाँ पे मतलब ये जंगलों का है, ये गांव है। ठीक है, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और जिससे भूमि का ताप बढ़ेगा। अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, और पेड़ पौधे ज़रूरी होते हैं और पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। वो खाएंगे क्या, हम क्या खाएंगे, वो तो खाएंगे, तो खाएंगे, हम भी तो खाते हैं ना, पेड़ पौधे, बहुत सारी सब्जियां, ये सब। ठीक है, पेड़ों की उपस्थिति में अनुपस्थिति में क्या होता है, मृदा जल को बांध कर नहीं रख पाता। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टियों को, जैसे देखिए क्या होता है कि ये पेड़ है। ठीक है, तो देखिए मेरा कितना भयानक पेड़ बना है, बहुत ख़राब मैं पेंटर हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये जो है वो पेड़ है। ठीक है, और ये जो इस तरह से ढांचा बना हुआ है। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि मिट्टी जो होती है ना, जड़ों को अच्छे से पकड़ी रहती है। अगर मान लीजिए कि पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टियाँ क्या हो जाएगी, मिट्टियों का कटाव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि मिट्टी कटने लगेगा और देखिएगा कि पूरा गड्ढा गड्ढा, अच्छा खासा गड्ढा गड्ढा इस तरह से रोड पे या फिर जो जंगल है वो होने लगेगी। ठीक है, हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। ठीक है, सोचिए हम वनों की संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा तो कह रहा है क्या कि जब आपके शहर में कई घंटे तक ऊंचे दर से वर्षा होती है तो क्या होता है। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्थापित नहीं होने देते। यह वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होता है बल्कि नदियों के प्रभाव, जल के प्रभाव को बनाए रखने में भी सहायक होता है। ठीक है, इससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। और इसके विपरीत क्या होती है कि यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में बह जा सकता है। ठीक है, और क्या होगा कि मतलब ये बहने लगेगा। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी ऊर्जा परत को भी क्षति पहुंचाती है। यानी जब ज़्यादा बारिश होता है तो देखते हैं कि जो मिट्टियां हैं वो बहने लगती है, तो ये भी नुकसान है।
वृक्षों और अन्य पौधों के मूल समांतर मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में क्या होता है कि पेड़ नहीं रहेंगे तो मृदा वर्षा जल के साथ बहकर क्या हो गया, अपर्दन करेगी। कौन? तो मिट्टियाँ अपर्दन होने लगेगा। उसके अलावा लौटते समय बच्चों से टीबू ने गांव के 1 घंटे समय बिताया। ठीक है, गांव का मौसम बहुत सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ वर्षा होती है और वर्षा होने की वजह से टेम्परेचर डाउन होगा, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी नहीं है। जो व्हीकल्स वगैरह या बहुत सारे लाउड स्पीकर जो शहरों में हम देखते हैं वो गाँवों में या जंगलों वाले एरिया में नहीं होता है, क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाले सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। या गुजरता भी है, अगर मान लीजिए थोड़े बहुत गुजरते भी है तो वन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है साउंड को। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। ठीक है, टीबू ने दादाजी से बताया कि जब वे छोटे थे, टीबू के दादाजी जी जब बता रहे थे कि जब उसके दादाजी छोटे थे तब गांव का बहुत बड़ा नहीं था जितना आज है। ठीक है, मतलब गांव छोटे थे, या वनों से घिरा हुआ था और सड़कों, इमारतों और आदि के निर्माण और औद्योगिक विकास और लकड़ियों की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव होने लगा। यानी ज़रूरतों के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया, रहने के लिए या फिर फैक्ट्री वगैरह के लिए वे लुप्त होने लगे। और दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था, यानी पेड़ पौधे उग ही नहीं पा रहे थे, वन हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन काटा जा रहा था। वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पे हैं। और प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने सभी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। ठीक है, वन भ्रमण के उपरांत जो है प्रोफेसर अहमद ने बच्चों के सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा कि तुम लोग जो है वो घर जाओगे और लिखोगे कि वनों में तुमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, अगर वन नहीं रहेंगे तो क्या नुकसान होगा, हमें होगा या जानवरों को या हम दोनों को। इस तरह से बच्चों ने लिखा वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हुए मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्र में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होता है और वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक उपयोगी उत्पादों के स्रोत है। हमें अपने वनों को संरक्षित रहने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पूरा वर्ड जो था इनसाइड द चैप्टर जो हमने देखा। और ये चैप्टर कौन सा है, तो 12 है आपका चैप्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते पढ़ लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जो है वन, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ आपको क्लियर दिखे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग वॉच करते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अगर किन्हीं ने भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ले आऊँगी। अभी तो एनसीईआरटी से रिलेटेड मैं ला रही हूँ, उसके बाद मैं बीपीएससी से रिलेटेड, यूपीपीसीएस से रिलेटेड चीज़ों को भी अपलोड करूँगी और आपको ज़रूर अपना मतलब अच्छा योगदान दूंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। आपने क्या सीखा, वनों में हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। बात की जा रही वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की ऊपरी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर कहलाते हैं। ऊपर वाला परत को क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। और नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। ठीक है, शाक वनस्पतियाँ सबसे नीचे की परत बनाती है। ठीक है, नीचे शाक होते हैं यानी मतलब झाड़ी नुमा। ठीक है, वनों में वनस्पति की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों की भोजन और आश्रय प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जन्म हो सकता है। ठीक है, वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है और वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके जनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन में आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, दवा से लेके दवा, फिर शहद,
जानवरों के लिए आवास, उनके लिए आवास, और इन जो वन में जो समुदाय रहते हैं जीवन का आधार है। वन जलवायु के लिए जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादा साउंड आता है तो पेड़ पौधे से ज़्यादा उनको ध्वनि प्रदूषण नहीं सुनाई देता, इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा नीचे कुछ पॉइंट रह गया है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या आप जानते हैं कि भारत में केवल कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है भारत में, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है, कह रहा है क्या कि आपका जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यहाँ निरंतर कम होता जा रहा है और वन जो है कम होता जा रहा है जब से देश आज़ाद हुआ है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझ लिया। हाल ही के वर्षों में हुए सर्वेक्षण से संकेत मिल रहा है कि वन आच्छादित क्षेत्रों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको चैप्टर 12 करा दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।